ठीक है, देखो अभी ये सारे जो है ना, ये हमारे कुछ एक क्या है, फंडामेंटल हमारी अजम्पशंस हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, अब ये होते क्या हैं, देखो हम क्या करते हैं, हमारे जो भी अकाउंट्स बनाते हैं ना, वो हम क्या बना रहे हैं, जैसे अब आप पूछते हो ना कि मैम इसको डेबिट क्यों किया, इसको क्रेडिट क्यों किया, तो ये सारा हम क्या करें, किसी ना किसी चीज का बेस लेके कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं ये किसने बनाए, ये कोई साइंस बेस्ड रूल्स तो है नहीं कि हमने लैब में गए, हमने एक्सपेरिमेंट किया एंड देन वी फाइंड आउट, नहीं। ये हमने क्या है, हम लोगों ने खुद ही मिलकर डिसाइड किया कि चलो ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स बना लेते हैं। एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे, कैश जब जाएगा तो ऐसे करेंगे। सो ये रूल्स हमने क्या करे, हमने खुद बनाए अपने लिए। ओके, अब ये रूल्स बनाने की जरूरत क्या थी, जरूरत इसलिए थी क्योंकि जब भी हम अकाउंट्स बनाएंगे, तो चाहे नव्या अकाउंट्स बनाए, चाहे अमोघ अकाउंट्स बनाए, चाहे भूमिका अकाउंट्स बनाए, तो हम सबके अकाउंट्स हमें क्या करने चाहिए, सेम मीनिंग कन्वे करना चाहिए। ठीक है, सो अगर कोई भी डेबिट कर रहा है तो वो सब डेबिट कैसे कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, नॉट नॉट इन इंडियन सिस्टम बट इंटरनेशनली ऑल्सो। ठीक है, हम सारे क्या करते हैं, सेम रूल फॉलो करते हैं। हालांकि देर इज लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस, कुछ एक कॉन्सेप्ट जो है हम इंडियन अकाउंटेंसी में लेकर चलते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटेंसी में नहीं होता है, एंड देन यू नीड टू कन्वर्ट योर अकाउंटिंग अकाउंट्स ऑन इंटरनेशनल बेसिस ऑल्सो। ठीक है, तो अगर तुम में से कोई सीए करने जाएगा तो वहां पे आप इंटरनेशनल अकाउंट्स भी पढ़ोगे। ठीक है, बट अगर आप इंडिया में हो और आपको इंडियन अपने अकॉर्डिंग जो है टैक्स फाइल करना है, तो आपको अपने अकाउंट्स किस बेसिस पे बनाने पड़ते हैं, इंडियन सिस्टम के बेसिस पे बनाने पड़ते हैं। इनको हम बोलते हैं क्या है, इनको हम बोलते हैं गैप। ठीक है, GAAP, विच इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि अगर हम में से कोई भी अकाउंट्स बनाएगा तो वो किस बेसिस पे बनाएगा, इन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पे बनाएगा। ठीक है, सो लकिता भी वही बेस लेके चलेगी जो बनत बेस लेके चल रही है। ठीक है, देन ओनली विल बी एबल टू कंपेयर। ठीक है, देन देयर इज गैप ऑल्सो, देन इंटरनेशनली भी आते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स आते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आते हैं, अभी उसमें नहीं जाना, अभी सिर्फ हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें। देन आई विल टेल यू कि कुछ एक प्रिंसिपल ऐसे हैं जो शायद हम यहाँ फॉलो करते हैं, इंटरनेशनली फॉलो नहीं होते हैं। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, बट अदरवाइज मोरलेस जो है हम क्या करते हैं, ये सेम चीज फॉलो करते हैं। हाँ, लो अब देखो, जो पहला ये हम बाद में पढ़ लेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर। आज विल ट्राई टू कवर अप द कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, वो हमारा क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस जो है ना वो क्या चलता रहेगा, बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। ठीक है, हम ये एज्यूम नहीं करते कि बिजनेस जो है अगले साल बंद हो जाएगा। ठीक है, सो हमें एक अजम्पशन लेके चलना पड़ता है कि मेरा बिजनेस जो है कैसे चलने वाला, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। अब देखो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ये लेने की जरूरत ही क्या है। हाँ, देखो जब हम करते हैं प्रीपेड की एंट्रीज, है ना, प्रीपेड एक्सपेंस क्या लेके चल देते हैं हम, कि अभी हमने क्या कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, है ना। तो मैं एडवांस में क्यों पे कर रही हूँ, मैं एडवांस में तभी पे कर सकती हूँ जब मैं ये एज्यूम करके चलूंगी बिजनेस अगले साल भी चलेगा। अगर बिजनेस अगले साल चलने ही नहीं वाला तो फिर तो आप प्रीपेड डाल ही नहीं सकते हो, चाहे ना चले। अब जरूरी नहीं है कि हमने एज्यूम किया तो बिजनेस भी चलेगा ही चलेगा, नहीं, हो सकता है बिजनेस अगले साल बंद हो जाए, बहुत सारे बिजनेस बंद हो जाते हैं ना। बट वी हैव टू टेक दिस अजम्पशन कि मेरा बिजनेस क्या होने वाला, आने वाले 10 15 20 साल तक चलने वाला है। ठीक है, सो पहला एग्जाम्पल इसका क्या होगा, जो भी हम ये प्रीपेड आउटस्टैंडिंग वगैरह को ट्रीट करते हैं उसके लिए आता है ना। सेकेंड हमारा क्या होगा, इसी बेसिस पे हम अपने एसेट्स को क्या करते हैं, बाइफर्केट करते हैं, फिक्स्ड एसेट में और करंट एसेट में। ठीक है, करंट एसेट क्या होती है, एनीवन, करंट एसेट्स क्या होती हैं, कोई भी बता दो। जो रीसेल के लिए नहीं होती, जो रीसेल के लिए नहीं होती, नहीं, करंट एसेट क्या होता करंट वाली मैम बेसिकली जो चेंज होते रहते हैं ओवर अ cash पीरियड ऑफ टाइम, जो within a कि year. चेंज होते रहते हैं, एंड वी कांट लाइक रिलाई ऑन देम, वी कैन रिलाई ऑन देम फॉर अस मैं कि वो बताऊं, 20 इयर्स तक कंटिन्यूड रहेंगे हमारे पास, वो चेंज होते रहेंगे, लाइक वी हैव टू चेंज देम एवरी 2 मंथ्स समथिंग। है। ओके, जयेश बताओ। yes ma'am, ma'am the assets which we can convert into cash within a year. हाँ ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो, एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट बोलते हैं। ठीक है, अनन्या ने शायद ऐसा कुछ बोला, क्योंकि अनन्या ने बहुत फास्ट फास्ट बोला, सो मैं आई कुडंट कॉम्प्रीहेंड मच, बट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग मैंने ये सुना कि जिसको हम 2 3 महीने के लिए यूज कर सकते हैं, फटाफट चेंज करना पड़ता है। तो चेंज नहीं करना पड़ता, ऐसे देयर इज नो चेंज, वो ऑटोमेटिक, लाइक डेटर्स हैं वो 2 3 महीने के लिए बनेंगे, फिर वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, स्टॉक है, ठीक है, करंट एसेट आपके गुड्स हैं, तो आप आएगा और चेंज होता रहेगा। कैश या बैंक का बैलेंस है, बहुत फ्रीक्वेंटली वो बैलेंस चेंज होता रहता है। ठीक है, बट ऑल इन ऑल अगर मेजर डेफिनेशन लिखते हैं, सो व्हाट यू गोना राइट इज करंट एसेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर
फिक्स्ड एसेट व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद एन ईयर, ठीक है। तो अब ये बाइफिकेशन कैसे कर रहे हो आप, ये 1 साल से ज्यादा वाले एसेट, 1 साल से कम वाले एसेट क्यों लेके चल रहे हो, क्योंकि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि बिजनेस 1 साल तक नहीं चलने वाला, बिजनेस कब चलने वाला, बहुत ज्यादा लंबे टेन्योर तक चलने वाला है, ठीक है। सो ऑन दैट बेसिस इसका थर्ड एग्जांपल क्या हो सकता है, जब हम क्या लेके चलते हैं, जब मैं कॉन्सेप्ट लेके चलती हूँ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, जिनसे हम क्या उम्मीद कर रहे होते हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं ना, ये मुझे बेनिफिट देने वाले बहुत सालों तक। सो आज मैंने अगर एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, लेट्स से 1 करोड़ का खर्चा किया, सो आई एम अज्यूमिंग कि ये 1 करोड़ का बेनिफिट मुझे कितने सालों तक होने वाला है, 10 सालों तक होने वाला है ना। देन वी ट्रीट दिस एडवर्टीजमेंट एज एन एसेट। मैंने हालांकि इस साल में पे कर दिया, मैं इसको कभी कैश में भी कन्वर्ट नहीं कर सकती, फिर भी मैं इसको अपने एसेट में दिखाती रहती हूँ फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। क्यों? क्योंकि मुझे क्या उम्मीद है कि मेरा बिजनेस भी 10 साल तक चलने वाला है। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप ये अजम्पशन ले ही नहीं सकते, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, मशीनरी दिखाते हैं, तो मशीनरी भी हम क्या कहते हैं, जितनी हम हर साल यूज करते हैं ना, उसका डेप्रीसिएशन चार्ज करते जाते हैं हर साल। बाकी का मशीनरी हम क्या दिखाते रहते हैं, एसेट दिखाते रहते हैं कि अगर आज ये मैंने इतना हैवी मशीनरी, बल्कि मशीनरी ले लिया जो मेरा 10 साल तक चलने वाला है, एंड आई शो दैट एसेट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये किस बेसिस पे हो रहा होता है, हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, वेयरबाय आई एम अज्यूमिंग कि मेरा बिजनेस क्या चलने वाला है, लॉन्ग रन तक चलने वाला है, ठीक है। ये समझ में आ गया, केसेस समझ में आ गए। क्या किया इसके बेसिस पे हमने, पहला हमने क्या किया, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में बाइफिकेशन जो होता है इस बेसिस पे होता है, मशीनरी की जो रिकॉर्डिंग होती है वो इस बेसिस पे होती है, ठीक है। जो भी हम अपना क्या करते हैं, एसेट दिखा रहे हैं, सारा का सारा किस बेसिस पे, कितना यूज हो रहा है, डेप्रीसिएशन वगैरह, वो हम सारा किसके बेसिस पे करते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करते हैं। फाइन, ठीक है। अभी और भी करेंगे डिटेल में जब सारे केसेस कराऊंगे नेक्स्ट वाले, अभी कॉन्सेप्ट के साथ इतना समझते जाना, ओके। देखो ये भी, और इसके और भी यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है, पढ़ो। क्या कह रहा है ये, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट दैट आउटसाइड पार्टीज एंटर इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द एंटरप्राइजेस, ठीक है। वो लोन्स दे रहे हैं मुझे 10 साल के लिए, बैंक लोन दे रहा है 10 साल के लिए, डिबेंचर्स या शेयर्स ले रही है जनरल पब्लिक हमारे, तो वो किस बेसिस पे होगा, इसी बेसिस पे होगा, वेयरबाय वी आर अज्यूमिंग कि हमारा जो है ये बिजनेस कब तक चलने वाला है, फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर ये चलने वाला है, या नेक्स्ट 20 ईयर चलने वाला है, ओके। अच्छा अब देखो, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी मैथ, कुछ चीजों को कैलकुलेट करने के ना एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड लेके चल रहे हो। फॉर एग्जांपल डेप्रीसिएशन, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन के लिए मैं क्या ले सकती हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड भी ले सकती हूँ, रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी ले सकती हूँ। पहले ये समझो कि स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन वैल्यू मेथड होते क्या। देखो मान लो आपने क्या किया, 1 लाख का मशीनरी लिया, ठीक है। सो इस 1 लाख पे अगर मैंने बोला कि 10% जो है मेरा डेप्रीसिएशन है, ठीक है, तो 10% के हिसाब से हर साल डेप्रीसिएशन कितना लगता रहेगा, 10,000, 10,000 एंड 10,000, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मैथड बोलते हैं। सेकेंड जो मैथड होता है वो हमारा क्या होता है, रिटन डाउन वैल्यू मैथड। रिटन डाउन वैल्यू मैथड क्या होता है कि अगर आपकी मशीनरी जो है 1 लाख की है, पहले साल 10,000 का डेप्रीसिएशन लग गया, तो कितना, अमोघ आज ध्यान कहाँ है आपका, फोन देख रहे हो ना साथ से? चेक कर रहा था, नहीं, यहीं पे टीचर का मैसेज आ रहा है। इट्स ओके, लीव दैट, अभी बाद में पढ़ना। टीचर का मैसेज कौन चेक करते हैं ट्यूशन के टाइम? आप क्लास टीचर है क्या? कोई बात नहीं, रिप्लाई हर आफ्टर 1 hour, ओके, नथिंग विल हैपन। चलो देखो अभी, ठीक है। सो ये 1 लाख का जो है हमारा क्या था, मशीनरी का कॉस्ट था, 10,000 मैंने उसमें से डेप्रीसिएशन लगाया, नाउ वी आर लेफ्ट विद 90,000। तो अब नेक्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन किस पे लगेगा, इस बची हुई वैल्यू पे लगेगा। तो अब कितना वैल्यू हो गया, 90,000, तो हम डेप्रीसिएशन कितना लगाएंगे, 90,000 का 10% विच इज 9,000, ओके। सो नेक्स्ट ईयर अब मशीनरी की वैल्यू कितनी रहेगी, 81,000। अब मैं डेप्रीसिएशन किस पे लगाऊंगी, 81,000 का 10%, ठीक है, लाइक 8100। सो ये स्ट्रेट मैथड होता है, ये रिटन डाउन वैल्यू मैथड होता है, ओके। सो अब हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि लेट्स से कि आप एक मैथड चूज करते हो, ठीक है। मैंने चूज किया कि मैं किस मैथड के लिए जाऊंगी, स्ट्रेट लाइन मैथड से जाऊंगी, ठीक है। तो अब आप क्या रहो, अपनी अप्रोच में कंसिस्टेंट रहो, ठीक है, कि अगर आप स्ट्रेट मैथड इस साल लगा रहे हो तो अगले साल भी स्ट्रेट मैथड लगाओ, फिर उसके अगले साल भी स्ट्रेट मैथड लगाओ, ओके। इसी से कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी, ठीक है। अब जब मैं ये बोल रही हूँ कि आप एक ही मेथड यूज करो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं बहुत रिजिड हो जाऊंगी इसके लिए कि नहीं स्ट्रेट मेथड ही यूज कर सकती हूँ। यू कैन ऑब्वियसली चेंज।
आप फ्लेक्सिबल हो अपनी अप्रोच में, आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये जो चेंज भी हो रहा है ना, ये चेंज भी आपका क्या होना चाहिए, इट हैज टू बी अ परमानेंट चेंज। ठीक है, अगर हम इस मेथड को चेंज कर रहे हैं, मैं स्ट्रेट लाइन से रिटर्न डाउन पे जंप कर रही हूँ, सो ये जो मैंने रिटर्न डाउन पे जंप किया, इट हैज टू बी अ परमानेंट चेंज। हमें बहुत फ्रीक्वेंटली इसके अंदर चेंजेस नहीं करने हैं। फाइन, समझ में आ गया ये वाला? हाँ, कंसिस्टेंसी का हाँ जी नव्या बोलो बच्चे। मैम फिर अगर जैसे मेरे को पसंद नहीं आया दूसरे वाला मेथड, तो फिर हम वापस नहीं जा सकते मतलब, है ना? नहीं नहीं, आप जा सकते हो। देखो, जब भी हम ऐसी चीजें करते हैं ना, जब आप अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, या फिर आप अपने बैलेंस शीट बनाओगे, तो आप उसके नीचे हमेशा जो है ना एक फुट नोट दोगे कि आपने डेप्रिसिएशन का ये मेथड दिया, ठीक है। एंड अगर आप चेंज करो तो यू विल गिव अ प्रॉपर रीजनिंग टू इट कि व्हाट इज द रीजन कि आप क्यों चेंज करना चाह रहे हो, और चेंज करने के पीछे भी क्या होना चाहिए, कुछ एक अच्छा रीजन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पसंद नहीं है, पसंद क्या नहीं है, लाइक व्हाट इज उसके पीछे भी और बहुत सारे रीजन, इसकी वजह से आपका प्रॉफिट्स कम आ रहे हैं, लाइक क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो रीजन देते हैं, ठीक है। पसंद क्यों नहीं आएगा उसका रीजन देना है, ठीक है। हाँ, तो जब एक्चुअल बिजनेस करने जाओगे देन यू विल फाइंड आउट कि क्यों पसंद नहीं आ रहा है हमें कोई एक पर्टिकुलर मैथड। अच्छा, अभी अगर इन दोनों मैथड, यस नव्या, अच्छा ओके। ठीक है। अभी जैसे जब हम इस मेथड के लिए जाते हैं ना, स्ट्रेट लाइन से हर साल मशीनरी की वैल्यू क्या होती है, सेम अमाउंट से कम होती है, लेकिन रिटन डाउन में वो कम वैल्यू से कम होती है, ठीक है। तो जितना कम वैल्यू हो गए आपके प्रॉफिट्स उतने ज्यादा शो हो रहे होते हैं, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपकी रीजन है, यू कैन ऑलवेज मेंशन एंड यू कैन ऑलवेज चेंज। अकाउंटेंसी में कभी भी रिजिड नहीं होगा, यू कैन ऑलवेज चेंज द अप्रोच, बट चेंज इन अप्रोच हैज टू बी अ कंसिस्टेंट चेंज, ठीक है। ये नहीं कि हर साल ही खेलने लगे हुए, चलो आज ऐसे कल ऐसे, जैसे तुम लोग करते हो ना पढ़ाई के, आई नो 100% लाइक सब स्केड्यूल बनाते होंगे, आज हम इतना पढ़ लेंगे, कल उसको चेंज कर देते हैं, फिर परसों चेंज कर देंगे, अभी मंथ्स के हिसाब से बनेगा, फिर वीक्स के हिसाब से, फिर 3 दिन में सिलेबस कैसे खत्म करें, गूगल पे सर्च करेंगे। सो वैसे वाला नहीं करना है, ओके। सो गो कंसिस्टेंटली, ओके। ओके, सो देखो अभी ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट शुड नॉट बी टेकन टू मीन दैट इट डज नॉट अलाउ अ फर्म टू चेंज द अकाउंटिंग मेथड। यू कैन चेंज, बट जो भी आप चेंज कर रहे हो, इट शुड हेल्प इन यू यू नो मेकिंग बेटरमेंट, और आप रीजन जो है प्रॉपरली देके आओगे, ठीक है। ज्यादा अगर आपको लग रहा है बेटर तरीके से कर सकते हो तो आप वो अडॉप्ट कर सकते हो। अच्छा, अब आता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा है हमारा इंपॉर्टेंट अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो, हम जो अपने अकाउंट्स, देखो 2 बेसिस होते हैं, पहले तो आप ये समझो कि अकाउंट्स बनाने के कौन से बेसिस होते हैं, देयर आर 2 बेसिस। पहला होता है हमारा कैश बेसिस, सेकंड होता है हमारा अक्रूवल बेसिस, ठीक है। अब है क्या कैश और अक्रूवल बेसिस? कैश बेसिस होता है कि आप रिकॉर्ड करोगे एंट्रीज तब जब वो सेटल हो रही हैं, ठीक है। जब वो क्या हो रही हैं, सेटल हो रही है, ना कि जब वो जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, कृति से गुड्स परचेज किए, ठीक है। तो कृति से गुड्स तो मैंने आज परचेज किए, जुलाई में परचेज किए, लेकिन ये मैं सेटल कब कर रही हूँ, लेट्स से मैं सेटल करूंगी इसको सितंबर में, ठीक है। सेटल एज मैं इसके लिए पे कब करूंगी, सितंबर में पे करूंगी। तो कैश बेसिस क्या कहते हैं कि आप इसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे कब, सितंबर में। यानी कृति से जो मैंने गुड्स परचेज किए, या मैं किसी को कुछ सेल कर रही हूँ क्रेडिट पे, तो क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस तो हमको रिकॉर्ड ही नहीं करनी है, ठीक है। सो विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन जब वो ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, सेटल हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने क्या कर लिया, अपने अकाउंट्स बना लिया अभी, है ना, आप लोगों ने जर्नल कर लिया, तो जर्नल करते हुए हमने क्या कहीं पे भी कोई डिफरेंशिएशन किया कि कैश की एंट्री है या क्रेडिट की एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे? नहीं ना, हमने तो कैश भी रिकॉर्ड किया, हमने क्रेडिट भी रिकॉर्ड किया, क्योंकि अक्रूवल बेसिस क्या कहता है कि सेटलमेंट को छोड़ो, सेटलमेंट को छोड़ो, ट्रांजैक्शन जिस दिन हुई है उस दिन आप रिकॉर्ड करो, सेटलमेंट जिस दिन होगी वो भी हम कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस किससे पता चलेगा, कैश बेसिस से या अक्रूवल बेसिस से? अक्रूवल। अक्रूवल अक्रूवल बेसिस, बेसिस है ना। क्योंकि अब मान लो कि ट्रांजैक्शन हो रही है अप्रैल में, या फिर ट्रांजैक्शन इस अकाउंटिंग ईयर में हो रही है, 2021 में ट्रांजैक्शन हो रही है, सेटल 21-22 में हो रही है, तो वो प्रॉफिट्स जो है 21-22 के नहीं, प्रॉफिट्स किसके रहेंगे, 2021 के ही रहेंगे, ठीक है। सो जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं ना किसका, मान लो उसके बेसिस पे पूछता है कि बताओ कैसे एडजस्ट करते हो अक्रूवल बेसिस में। सो ये जो भी आप ट्रीटमेंट करते हो किसका, आउटस्टैंडिंग का, प्रीपेड का, एडवांस का, अक्रूड इनकम का, अनअर्न्ड इनकम का, ये सारा हम किस बेसिस पे करते हैं, ये सारा हम किस बेसिस पे करते हैं,
अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। हम रेंट पे भी नहीं किया तब भी क्या कर देंगे, उसकी एंट्री डाल देंगे, प्रोवाइड कर देंगे रेंट। इंटरेस्ट पे भी नहीं करा, देन ऑल्सो इफ नॉट पेड विल प्रोवाइड दी एंट्री, है ना। तो हम एंट्री क्यों प्रोवाइड करना है, क्योंकि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। एंड मोर ओवर हमारे यहाँ पे जो लॉ के अकॉर्डिंग आपको अकाउंट बनाने होते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल बेसिस ओनली, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि कैश बेसिस को यूज ही नहीं कर सकता, कर सकते हैं। कौन यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही छोटा छोटा बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपकी सोसाइटी की जो शॉप्स होती हैं, वो शायद कैश के बेसिस पे अपने जो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन, जैसे मैं भी कर सकती हूँ, आई डोंट मेंटेन माय अकाउंट प्रॉपर्ली, है ना। सो जो भी थोड़ा बहुत मुझे मेंटेन करना है, दैट आई कैन मेक ऑन कैश बेसिस। बट बड़े बड़े बिजनेसेस जो है वो सारे के सारे कैसे अकाउंट्स बनाते हैं अपने, लाइक लेजिट जो है, जो आपने रिपोर्ट करने होते हैं, वो सारे के सारे अकाउंट्स कैसे बनते हैं, अक्रूवल बेसिस पे बनते हैं, ठीक है। सो इफ दे आस्क यू अ क्वेश्चन कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और ये सारी चीजें किस बेसिस पे आप एडजस्ट कर सो, देन यू हैव टू राइट अक्रूवल बेसिस पे, ठीक है। समझ आ गया ये वाला। अनन्या आ गया बच्चे? यस मैम। ओके, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट अप्लाइज इक्वली टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो ऐसा नहीं कि खाली एक्सपेंसेस पे होगा, रेवेन्यू पे भी होगा, क्योंकि हम किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अनअर्न्ड और अक्रूड इनकम का भी तो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं ना, उस वजह से, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड एंड टू शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, इट इज important टू रिकॉर्ड देम as and when transaction is happening, not when transaction is getting settled, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो लाइन लिखी है, मैं इसको अभी मार्क कर देती हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम जब लास्ट में पढ़ेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट, वहां पे इसको वापस आएंगे एक बार, ठीक है, कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, हाँ जी। अभी देखो क्या, ये जो हमने 3 अभी फंडामेंटल अजम्पशंस लिखी है ना, ठीक है, इनको आपको स्पेसिफिकली स्टेट करने की जरूरत नहीं होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये हम क्या लेके चलते हैं, दीज आर टेकन फॉर ग्रांटेड, कि आप जो भी अपने अकाउंट्स बना रहे हो, किन बेसिस पे बना रहे हो, ये तीनों चीजें तो हमने क्या करी है, फॉलो करी ही करी है, ठीक है। एज एन कौन सी, गोइंग कंसर्न और आपका अक्रूवल, और कौन सी कहते हैं हमने, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल एंड बताओ, कोई भी बताओ। Consistency. आवाज नहीं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये हम लेकर चल रहे थे कि ये तो हमने क्या किया है, फॉलो किया ही, टेकन फॉर ग्रांटेड कि किया ही है हमने, है ना। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट अब हम करते हैं, बिजनेस आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट। ओके, अब क्या होता है बिजनेस आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट, ये तो मैंने तुम्हें करते हुए बहुत बार, लाइक मैंने शायद अकाउंट्स की क्लास ही इस चीज से शुरू करी होती है कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम किस बेसिस पे अकाउंट्स बनाते हैं, सारे के सारे अकाउंट्स बनते हैं एक चीज के ऊपर, विच इज मी एंड माई बिजनेस आर टू सेपरेट आइडेंटिटीज। हम दोनों क्या हैं, अलग अलग है, ठीक है। और ये भी शायद मैंने आपको बताया था, सिर्फ अकाउंट बनाने के पर्पज से 3 टाइप के मेजर बिजनेसेस आप जो है पढ़ने वाले हो 11th-12th में, दैट इज प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, एंड देन पार्टनरशिप एंड कंपनी, ठीक है। सो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी, इन तीनों के किसी की भी फॉर्म के आप अकाउंट बना रहे हो, वो हम हमेशा कैसे बनाते हैं, बिजनेस आइडेंटिटी प्रिंसिपल पे बनाते हैं कि मैं और मेरा बिजनेस क्या है, हम दोनों अलग अलग है। लेकिन लीगल स्टेटस सिर्फ किसका अलग होता है, कंपनी का, ठीक है। कंपनी को हम अदरवाइज ही क्या लेके चलते हैं कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका एक स्टेटस होता है पर्सन का, जैसे आपके राइट्स होते हैं वैसे कंपनी के भी राइट्स होते हैं। सो यू आर अ नेचुरल पर्सन, कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। प्रोपराइटर आर्टिफिशियल पर्सन होता नहीं, उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है। कंपनी अपने नाम से बिल्डिंग्स खरीद सकती है, जैसे ठीक है, जैसे मान लो लकीता एंड कंपनी है, तो लकीता एंड कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो वो जैसे कैपिटल होता है तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है मैम। क्या क्या, कैपिटल आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कंपनी का होता है बच्चे, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। अच्छा, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। आर्टिफिशियल सिर्फ कंपनी होती है, प्रोपराइटर्स भी नहीं होते। मान लो मेरी और कृतिका की एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, अनु एंड कृतिका फर्म, हाँ, तो हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो भी, उसका भी कोई लीगल स्टेटस नहीं है, यानी कि मैं और फर्म जो है वो एक ही है, लेकिन अकाउंट बनाने के पर्पज से तीनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। लीगल स्टेटस सिर्फ कंपनी का होता है, कंपनी अपने नाम से उसमें जा सकती है। एक सेकंड रुकना,
ओके, हाँ जी, समझ आ गया ये वाला। हाँ, बिजनेस एंटिटी। अभी आप लोगों में से सबसे पहली चीज, जिसके कैमरे बंद है वो कैमरे ऑन कर लो, और इसके बाद मुझे बताओ ये प्रिंसिपल हम कहाँ यूज करते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट में, कौन सी ट्रांजैक्शन हमने करी है जहाँ पे हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को यूज किया है। Cash to capital. आवाज नहीं है जयेश, बी लाउडर। Ma'am, cash to capital. कैश टू कैपिटल, ठीक है। एनी अदर एंट्री? Drawings. Ma'am, interest on capital, interest on drawings. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यस लकी, लकी तो आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ मैम रही नॉर्मल ड्राइंग्स मैम जब कैपिटल से रिड्यूस करते थे। है, ठीक है। हाँ, तो जब मैं अपने बिजनेस में कैपिटल लगा रही हूँ तो वो प्रोपराइटर के लिए क्या है, कैपिटल है। बिजनेस के लिए वो क्या है, लाइबिलिटी है। उसको हमें क्या करना है, वापस करना है। इसी बेसिस पे हम लोग अपने ही कैपिटल पे क्या दे रहे होते हैं, इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, है ना। इसी बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारी जो भी एंट्रीज करी जा रही है किसके बेसिस पे करी जा रही है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पे, विच सेज मी एंड माई बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। अगर आप ये नहीं लेके चलोगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन योर अकाउंट्स। ओके, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। कैश आया तो गया क्या, कुछ ना कुछ डबल एंट्री आप कैसे करोगे। अपने बिजनेस में कैश डालो, तो हमने क्या अकाउंट रेज कर दिया, एक कैपिटल का अकाउंट रेज कर दिया। देखो देखो ये क्या कह रहे हैं। सो ये बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। किससे, अपने ओनर से, क्रेडिटर से, मैनेजर से एंड अदर्स, ठीक है। The owner of the business is always considered as distinct and separate from the business he owns. इससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। बिजनेस यूनिट के क्या होने चाहिए, कंप्लीट सेपरेट बुक्स होनी चाहिए। हर एक ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होता है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं होता। इसीलिए हम कैपिटल की को भी क्या कहते हैं, इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। और कौन सी लाइबिलिटी होती है कैपिटल, कौन सी लाइबिलिटी होती है, Internal liability. ठीक है। It is for this reason that we also allow interest on capital and treat it as an expense. तभी डेबिट करते हैं ना इसको, है ना। अच्छा, अब इसमें एक और भी याद रखना कि मान लो सूर्यांश जो है वो क्या कर रहा है, 2 बिजनेसेस कर रहा है, ठीक है। तो उन दोनों बिजनेसेस के भी क्या बनेंगे, अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे। आप क्लब करके अकाउंट्स नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे मेरे हैं, ठीक है, एक मैं ट्यूशन भी कराती हूँ, आई हेल्प माय हस्बैंड इन हिज बिजनेस आल्सो, ठीक है। तो वो बिजनेस के अकाउंट को मैं अपने अकाउंट में मर्ज नहीं कर सकती, चाहे अकाउंट की बात करिए, बैंक अकाउंट में दोनों में ट्रांजैक्शन जाती हैं, ठीक है। लाइक जो मेरा अकाउंट है, कंपनी का अकाउंट है, उसमें तो तुम सारी फीस डालते हो, वो उसी अकाउंट में जा रही है। तो सीए क्या करता है, अलग अलग वो अकाउंट रिप्रेजेंट करता है। उस बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन कंपनी की है वो अलग, जो ये वाली है वो अलग हो जाती है, सो दैट आई कैन मेक माई स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंगली। ओके, समझ में आया। सो इफ देयर आर 2 businesses also, you need to maintain separate accounts for both. समझ, आस्था समझ आ गया बच्चे। भूमिका, इज दिस क्लियर बेटा, भूमिका है। Yes, ma'am. ऑलराइट बच्चे, हाँ जी। ऑलराइट, अभी आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट बहुत ही आसान सा है, ये बहुत बार हमने कर लिया, पहले भी किया था। क्या होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये क्या कहते हैं? हाँ जयेश बोल बच्चे। All the accounts are measured in monetary units and not in the physical units. अच्छा, ठीक है। और कोई, एनी अदर एग्जांपल for that? Financial transactions are measured only in money, financial terms, money units. ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल दोस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी कैन बी रिकॉर्डेड। लाइक हम क्वालिटेटिव को रिकॉर्ड नहीं करते, क्वांटिटेटिव को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। और फिर क्वांटिटेटिव में भी हम कैसे करते हैं, उसमें भी हम क्या लिखेंगे, लाइक 10 चेयर्स से नहीं बनाओगे, उसका वैल्यूएशन करके डालना होता है, ठीक है। सो मनी में मेजर करके आप ट्रांजैक्शन डालते हो, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारा जो मैनेजमेंट है उसका कैलिबर बड़ा अच्छा है, बड़ा हमारे लिए वो एक एसेट है, ठीक है। लेकिन क्या इस एसेट को रिकॉर्ड कर सकते हो, मनी में कन्वर्ट करके डाल सकते हो? बैलेंस शीट में हम लिखे कैलिबर ऑफ मैनेजमेंट 1 करोड़, नहीं डाल सकते ना। तो इसको जो आपको खुद से, जिसके लिए कुछ भी पे नहीं किया है, कुछ नहीं, क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन है, लीव दैट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब जर्नल करते हुए जब आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी, कहीं भी हमने ऐसे लिखा लैपटॉप डेबिट टू कैश 10 लैपटॉप्स, नहीं ना। आप उसकी क्या डालते हो, वैल्यूएशन डालते हो कि लैपटॉप का वैल्यू क्या था, ठीक है। समझ आ गया ये वाला, ये इजी है। ऑलराइट। फिर हमने क्या करना है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझो। ये कहता है कि आप एक्चुअल जो प्रॉफिट या लॉस है बिजनेस का, वो सिर्फ तब कैलकुलेट कर सकते हो, कब कर सकते हैं पता है,
कब कर सकते हैं एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस? कभी कुछ बोला हो मैंने इससे रिलेटेड तो? At the end of the financial year. एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एनीवन एल्स? किसी को लग रहा है इसके अलावा कुछ हो सकता है? हम बैलेंस शीट बना के करते हैं एंड में। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ट्रू प्रॉफिट, अब ये याद रखना, ठीक है, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कब कैलकुलेट किया जा सकता है? जब बिजनेस क्या हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है, खत्म, ठीक है। क्योंकि हर साल का जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे थे तो मैनिपुलेशन भी कर सकते हो इसमें अकाउंट में। ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस क्या पता चलेगा? जब भी मैं बिजनेस बंद कर रही हूँ, मैं सारी की सारी एसेट को क्या करूंगी, लिक्विडेट करूंगी, सारी की सारी एसेट को बेच दूंगी, सारी की सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दूंगी, जो बचा वो है ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम तो ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस तो पता नहीं कितने टाइम तक चलने वाले, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स। तो अब हम क्या करें, वेट करें कि बिजनेस पहले बंद होगा, 20-25 साल के बाद जाके देख लेंगे कि क्या रिजल्ट आया, है ना। जैसे तुम लोगों के लिए लगा लो, तुम लोगों को एडमिशन किस बेसिस पे मिलता है? 12th के मार्क्स के बेसिस पे मिलता है ना। तो क्या जरूरत है ये नर्सरी से तुमको हर साल हम असेस कर रहे होते हैं? कॉलेज में मार्क्स के लिए कुछ और देखेंगे, 11th में क्या परफॉर्म किया। आप चाहे 11th तक टॉपर थे, 12th में समथिंग हैपेंड और आपने बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाया, है ना, है ना मोग, हो सकता है ना ऐसे? हाँ, बहुत सबके साथ होता है ना। तो अगर हमने पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाया तो फिर व्हाट विल हैपन? बताओ क्या होगा? अब 11th तक हमने बड़ी अच्छी पढ़ाई करी थी, 12th में नहीं पढ़ाई करी है, ओके, तो क्या होगा हमारा? अच्छी नहीं, कोई एडमिशन नहीं मिलेगा हमें कहीं पे किसी अच्छी जगह पे, ओके, इट्स अ लॉस। इट्स अ लॉस, ठीक है। अच्छा सुनो, हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एनलिस्ट करना पड़ेगा, जोमूस का जगह में। हाँ ठीक है, सो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, ओके। तूने पूरा सर्च कर रखा है मैं लेगा, हाँ, लवली प्रोफेशनल के बारे में, ओके। अरे ऐसा कुछ नहीं है, एनडीटीवी पे ऐड आता है इसीलिए। अच्छा, तो एनडीटीवी देखती है, वेरी नाइस। अरे हर बात में जज कर रहे हो। नहीं मैं नहीं जज कर रही, एनडीटीवी नाइस, उसमें क्या है। अच्छा ओके, सुनो अभी क्या, सो मैंने आपको क्या बोला कि एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस कब कैलकुलेट होगा? जब बिजनेस वाइंड अप होगा, ठीक है। अब बिजनेस वाइंड अप कब होगा वो तो हमें पता ही नहीं है, हमने तो एक और असम्पशन ले रखी है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करते हैं, हमने अपने बिजनेस की लाइफ को क्या कर रखा है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ये पीरियड क्या लिया हमने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, एक फाइनेंशियल ईयर लेके चलेंगे। फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होता है, अप्रैल टू मार्च, ठीक है। कुछ एक फॉर्म जो है अपनी कैलेंडर ईयर के बेसिस पे भी चली जाती है, बट अभी मना कर दिया गया है। वैसे तुम्हारे बुक्स में भी किसी किसी जगह हो सकता है कैलेंडर ईयर ले रखो, आगे जब हम फर्दर पूरे साल के अकाउंट्स बनाएंगे, बट अभी नहीं बनाना होता आपको। अकाउंट्स कैसे बनाने होते हैं, फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे। सो हमने क्या किया, ये एक पीरियड खुद के लिए डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि पूरे बिजनेस के जो टेन्योर है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिसाइड कर देते हैं। सो हमने क्या किया, जैसे अभी जयेश ने बोला कि जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं 31 मार्च को, तो वहां हम कैलकुलेट करते हैं। बट इज दैट ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस? ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, वो कब कैलकुलेट होगा, जब बिजनेस बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ आया ये वाला पॉइंट कैसे लिखे आओगे? ओके, जस्ट गौरांशी समझ आ गया बच्चे? गौरांशी का कैमरा ऑन नहीं है, चलो नहीं हो। देखो as the business is intended to continue indefinitely for a long period, the true result of the business operation can be ascertained only when the business is completely wound up, ठीक है, हम यही लेके चलेंगे। बट अब हमें क्या करना है, जवाब देना है प्रोपराइटर्स को, मैनेजर्स को, इन्वेस्टर्स को, है ना। सुकृतिका ने, सूर्यांश ने, लकिता ने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, अभी उस इन्वेस्टमेंट पे जानना चाह रहे हैं क्या प्रॉफिट हुआ है, कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो फॉर दैट, ओके, ठीक, सो फॉर दैट हमें क्या करना पड़ता है, हम डिवाइड कर देते हैं। द एंटायर लाइफ ऑफ द फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स ऑफ द फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हम क्या लेके चलते हैं, अप्रैल टू मार्च लेके चलते हैं, है ना। एंड देन देयर आर ये हमने जो करा है ना, ये जो मैंने आपको बताया, ये है ईयरली क्लोजिंग, है ना। लेकिन इसके अलावा फर्म्स क्या करती हैं, इसके अलावा फर्म्स जो है वो क्या करती हैं, क्वार्टरली क्लोजिंग भी करती हैं, ठीक है। लाइक 3 मंथ्स पे क्लोज, आप बैंक्स में देखोगे, बैंक्स में यूजुअली होता है 3 मंथ्स क्लोजिंग होता है, 6 मंथ्स क्लोजिंग होता है, फिर वो ईयरली क्लोजिंग करते हैं, ठीक है। तो थोड़े थोड़े टाइम पे आप क्लोज करते हैं, देन हम क्या करेंगे, फाइनल क्लोजिंग करेंगे। समझ में आ गई ये चीज? ठीक है।
अब देखो अगला क्या है हमारा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, देखो अब क्या है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कहता है, ये इससे रिलेटेड अभी तक तुमने कुछ किया नहीं है बट अब इसको ध्यान से सुनना। ये कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कि आपकी जितनी भी फिक्स्ड एसेट होंगी, उनको हम कैसे दिखाएंगे अपनी बुक्स में, जिस जिस वैल्यू पे हमने उनको क्या किया था, परचेज किया था। सो फॉर एग्जांपल सूर्यांश ने एक लैंड परचेज किया था 20 साल पहले, लेट से 10 लाख का, ठीक है। आज 20 साल के बाद उसकी वैल्यू लेट से कितनी है, 10 करोड़ है। लेट से उसका वैल्यू 10 करोड़ है। तो आप अपनी बुक्स में उसको किस वैल्यू से दिखाओगे, हमेशा 10 लाख से, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट जिस पे खरीदा था उसी पे दिखाना है, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन को चेंज नहीं करना। ना कैन यू थिंक ऑफ कि ऐसा क्यों किया होगा कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाएंगे, वैल्यूएशन चेंज वैल्यू पे नहीं दिखाना है? एनीवन कैन। इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस इंक्रीज हो सकता है। हाँ, तो इन्फ्लेशन से इंक्रीज हुआ तो भी क्या, दिखाओ ना इंक्रीज वैल्यू पे। आज अगर आप उसको बेचने जाओगे तो 10 करोड़ का बिक रहा है, तो 10 करोड़ पे दिखाओ। ऐसे तो आपकी बैलेंस शीट में बहुत ये तो बड़ी खराब चीज हो गई ना। एक्चुअल में तो वो 10 लाख की है, 10 करोड़ की है अभी आज मैं बेचने जाऊँ, बट वो सिर्फ 10 लाख की दिखा रहे हैं। सो थोड़ा सा आई मीन जो है, जिसको भी लग रहा हो कि ये रीजन हो सकता है, गलत हो, आई एम फाइन विद इट, गलत ही होगा। लो कि अमोक को लगता है कि ये लग रहा है, ठीक है, ये हो सकता है कितना हो। जैसे मुझे लगता है कि हमारे घर की वैल्यू जो है ना 2 करोड़ रुपए, ठीक है, मुझे लग रहा है जब मैं बेचने जाऊँ हो सकता है वो नहीं बिके उतने का, ठीक है। तो अगर हम ये चीज अलाउ कर देना कि आप इसको चेंज कर सकते हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं डालो, आप प्रेजेंट आपको जो लग रहा है आप उस पर डालो, तो कोई भी फर्म कितना भी चाहे अपने बैलेंस शीट मैनिपुलेट कर सकती है अपने आप से, ठीक है। और मान लो मुझे बैंक से लोन लेना है, ठीक है, तो बैंक लोन कैसे देगा मुझे, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरी कितनी वर्थ है। तो अब मैंने इसके लिए कुछ पे वे नहीं किया, मैंने 10 लाख का लैंड खरीदा था, आज उसकी वैल्यू लेट से 5-6 करोड़ है, मैं अपने आप से उसको लिख दूं। अगर हम ये अलाउ कर देते हैं, ठीक है, कि आप प्रेजेंट वैल्यू देख लो, कैलकुलेट कर लो, उसके बेसिस पे चेंज कर लो, ठीक है। सो मैं अगर अपनी एसेट दिखाने लग जाऊं ना 10 करोड़ रुपीज, तो ये वैलिड नहीं है। आपने जो पे किया उस एसेट के लिए, चाहे इससे आपकी बैलेंस शीट कम चलती रहेगी, लेकिन इससे फायदा क्या होता है, मैनिपुलेशंस करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज आप अपनी बैलेंस शीट बहुत हाई वैल्यू दिखा सकते हो कंपनी का, ठीक है। सो वो नहीं करना। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल में, यहाँ पे मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया ना, वो मैंने लैंड और बिल्डिंग का दिया जिसका वैल्यू बढ़ जाता है, लेकिन बहुत सारी एसेट ऐसी भी होती है जिनकी वैल्यू बहुत कम भी हो जाती है। तो हमें कम भी नहीं करनी है, कम हम सिर्फ कितना करेंगे, सिर्फ डेप्रीसिएशन को एडजस्ट करके। हर साल हम डेप्रीसिएशन तो चार्ज करेंगे ही ना, तो डेप्रीसिएशन आप चार्ज कर सकते हो जितना आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन मार्केट में जैसे मान लो 1 लाख का मशीनरी था, 10,000 डेप्रीसिएशन चार्ज किया, कितने का बच गया, अभी 90,000 का बच गया। सो 90,000 दिखा सकते हो। ऐसे मार्केट वैल्यू उसका अगर 20,000 है तो वो नहीं दिखा सकते अनलेस एंड अनटिल यू आर सेलिंग, क्योंकि जब हम एक्चुअल में उसको सेल परचेज करेंगे देयर विल बी अ ट्रांजैक्शन, तो जो ट्रांजैक्शन होगी सिर्फ उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। हम जर्नल एंट्री में ना, मान लो कृतिका एक मेरी डेटर है, ठीक है, तो कृतिका ने मुझे बोला कि मैम आई प्रॉमिस आई विल पे, प्रॉमिस की कोई एंट्री नहीं होती है अकाउंट्स में, ठीक है। प्रॉमिस का क्या करूंगी मैं, प्रॉमिस कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी। अभी हमने करा ना मनी मेजरमेंट, ठीक है। जैसे मान लो कृति ने मुझे बोल दिया कि मैम मैं अगले साल अगले महीने आपको ऑर्डर दे दूंगी, तो अब इसने प्रॉमिस किया ऑर्डर देगी, नहीं दिया तो आई कैन नॉट राइट दिस, क्योंकि इसमें कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ ना। अगर कृति मुझे उसी ऑर्डर के लिए कुछ एडवांस दे देगी ना, देन आई विल रिकॉर्ड द एडवांस एंट्री ओनली। अभी हमने एडवांस की ट्रांजैक्शन करी नहीं है, ठीक है। समझ आ गया? इज दिस क्लियर? भूमिका, नव्या, आस्था, दानिश, नवीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑलराइट, नवीन, दानिश, Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अच्छा अभी देखो इसका जस्टिफिकेशन भी देख लो, जस्टिफिकेशन इसका इंपॉर्टेंट है। देखो, द कॉस्ट इज ऑब्जेक्टिवली वेरीफिएबल बिकॉज द कॉस्ट रिकॉर्डेड इन द बुक इज डिराइव्ड फ्रॉम एन एक्चुअल ट्रांजैक्शन, ठीक है। आप वेरीफाई कर सकते हो ना, अगर मैंने वो इसके लिए, क्योंकि मैंने कभी ना कभी, वेरीफिएबल क्या होता है, कैसे कर सकते हैं हम वेरीफाई, आप जो जर्नल एंट्रीज भी करते हो ना, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए मुझे उसका वाउचर लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने मशीनरी खरीदी, तो जब मशीनरी खरीदी तो मेरे पास कुछ ना कुछ उसका एक प्रूफ होगा, ठीक है। प्रूफ होगा तभी तो वेरीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते ना। सो हमारे अकाउंट्स में ना हम ये जरूर बोलते हैं कि हर ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए, वेरीफिएबल होनी चाहिए। अब अगर मैं अपने आप से दिखा दूं कि जी ये एसेट तो 1 करोड़ की है, इसको वेरीफाई कर सकते हो?
नहीं कर सकते, कैसे वेरीफाई करोगे, किससे जाके पूछोगे कि 1 करोड़ का है या नहीं है ना। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हो तो उसको वेरीफाई तो हम कर ही सकते हैं। सो क्योंकि हमें अपने अकाउंट्स वेरीफिएबल बनाने होते हैं, इसलिए भी हम क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड नहीं करते। ओके, सो रियांश, इज दिस क्लियर? देखो अब आगे क्या है, इट इज जस्टिफाइड बाय गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट विच assumes that enterprise will continue its activity indefinitely and thus there is no need of using the current value or liquidation value। ठीक है, हर साल आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, चलता तो रहेगा बिजनेस, जब बिकेगा तब देखेंगे कि क्या करना है। तो हर साल आपको अपनी वैल्यूज में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर क्या है, ये थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट वैल्यू एंड करंट वैल्यू आर वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन। ठीक है, इनकी वैल्यूएशन हर कोई उसकी वैल्यूएशन क्या करेगा, अलग अलग तरीके से करेगा। सो मैं कहती हूँ जी मेरी वहां पे लैंड पड़ी है कम से कम 10 करोड़ की है, ठीक है, कोई आकर बोलता नहीं नहीं 10 की नहीं 15 की बिक जाएगी, ठीक है, तो मैं इमीडिएटली बैलेंस शीट में लिख दूँ 15 करोड़, ऐसे नहीं होगा। ओके, ठीक है, ठीक है, फिर क्या है, market value of asset may change from time to time and it will be extremely difficult to keep a track of ups and downs। ठीक है, तो उसको तो रिकॉर्ड करना, जैसे मान लो आपने क्या किया, एक कंपनी का शेयर ले लिया, ठीक है, अब शेयर लिया, शेयर की वैल्यू तो क्या हो रही है, रोज ऊपर नीचे हो रही है ना। आज लकीदा ने क्या किया, बहुत सारे शेयर्स परचेज कर लिए हैं, रिलायंस के शेयर्स ले रखे हैं और बहुत सारी कंपनीज के। सो डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स आपके एसेट में भी दिखा रहे होंगे, तो हम क्या दिखाते हैं, जिस वैल्यू पे लिए थे। ठीक है, अगर आपको अगर खैर अभी चलेगा नहीं मेरे पास से, मैं नेक्स्ट क्लास में ना अपना विंडो खोल के दिखाऊंगी तुम्हें, ठीक है, जहाँ पे मैंने शेयर्स ले रखे हैं, तो वहां पे वो हमेशा किस वैल्यू पे दिखाता रहेगा, जिस वैल्यू पे खरीदे थे, और रोज की वैल्यू जो चेंज होती रहती है वो साथ में दिखाता रहेगा, सो दैट आई कैन चेक कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, लेकिन हमेशा किस वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे हमने परचेज किया था। ओके, वैल्यूज तो रोज चेंज होंगी, तो रोज थोड़ी अकाउंट्स लेके बैठ जाओगे चेंज करने के लिए। फाइन, भूमि समझ आ रहा है बच्चे? ओके, देखो अब क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, जस्टिफिकेशन है तो देयर हैज टू हैव सम ड्रॉबैक्स। अब देखते हैं क्या है। देखो, एसेट फॉर विच नथिंग इज पेड विल नॉट बी रिकॉर्डिंग, ये है हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ये कह रहा है कि बहुत सारी एसेट्स ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना होता। ठीक है, जैसे कि हमारी लोकेशन बड़ी फेवरेबल हो गई, 10 साल पहले नहीं थी, आज लोकेशन फेवरेबल हो गई। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरे बिजनेस के आसपास मेट्रो स्टेशन बना दिया। ठीक है, तो उससे मेरे बिजनेस की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इस इंक्रीज वैल्यू के लिए मैंने किसी को पे तो किया नहीं है, ये तो बाई चांस हो गई। ठीक है, या फिर पहले वो लोकेशन बड़ी अच्छी नहीं थी, अभी वो लोकेशन अच्छी है, मेरे बिजनेस की गुडविल बन गई है ना, तो मेरा जो है प्रोडक्ट इतना अच्छा, मतलब बहुत सारी चीजें जिनके लिए आप कुछ पे नहीं कर रहे हो, बट इट इज योर एसेट। ठीक है ना, जैसे तो अब आप उसको क्या कर सकते हो, अब अपनी बुक्स में नहीं दिखा सकते, तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। ठीक है, कि अब ऐसी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते तो उसको हम दिखा नहीं सकते, तो ये एक ड्रॉबैक भी है। ओके, फिर क्या, during the periods of inflation, the figure of net profit disclosed by profit and loss account will be seriously distorted. Okay, because depreciation based on historical cost will be charged against revenue at current prices। अच्छा, ये थोड़ा सा रुको, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, देख करके देखो ये क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, अभी मुझे कोई भी अगर कोई कुछ वेग मीनिंग भी आप पता हो इन्फ्लेशन का तो वो बता दो। हम जब पैसे का वर्थ कम हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा सिस्टम में आ गया है, हाँ जी, वेरी गुड। वर्थ कम है, पैसा ज्यादा है। ठीक है, सो इन्फ्लेशन क्या होता है, जब हम क्या बोलते हैं, जनरल प्राइस लेवल जो है इकोनॉमी में वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है, बढ़ गया। ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन बहुत छोटा छोटा हम वैसे टर्म में करें तो क्या हो रही है, बहुत ज्यादा क्या हो गया, महंगाई हो गई है अगर। ठीक है, सो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बोलते हैं इकोनॉमी में, कि मान लो इकोनॉमी में गुड्स तो है सिर्फ 1000 के, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, जिससे चीजें सिर्फ क्या हो रही है, महंगी हो रही है। ठीक है, सो जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स होते हैं इकोनॉमी में, और हमने ये अकाउंट्स का ना ड्रॉबैक करते हुए भी पढ़ा था कि अकाउंट्स में कहीं भी हम इस चीज को कंसीडर ही नहीं करके चलते कि अगर 10 साल पहले का 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा था
और आज भी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि 10 साल में रूपी का जो वैल्यू है, मनी वैल्यू जो है, वो बहुत ज्यादा गिर चुका है। 10 साल पहले जो 100 रुपए आपको खरीद के दे सकता था, वो आज नहीं मिलेगा। ठीक है ना? सुना ना, नानी दादी से पहले तो इतने में इतनी चीज आ जाती थी, अभी तो इतना महंगा हो गया। क्यों हो गया? कुछ महंगा नहीं हुआ, रूपी की वैल्यू, जिस 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 चीज से आप एक्सचेंज करना चाह रहे हो उसका वैल्यू गिर गया। यही होता ना, पहले बार्टर सिस्टम चलता था ना, हम क्या कर रहे थे कि मैंने आपको पढ़ा दिया, बदले में बनत ने मुझे 1 किलो आम भेज दिए और समथिंग ऐसे। ये बार्टर सिस्टम था, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी चलती थी। ठीक है, सो कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी में क्या करना पड़ता था, हर कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी से कन्वर्ट करके देखना पड़ता था। कि अगर मैं बोलती हूँ कि बनत अगर राइस देगी तो 1 किलो राइस दे देगी, कृति को अगर मैंगो देना तो कितने मैंगो, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट जो भी आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन अभी हमारा क्या चलता है, अभी मनी चलता है। सो मनी की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बनत को बोल रही हूँ कि आप 10 किलो राइस दो, और मैं कृति को बोल रही हूँ 1 kg मैंगो दो, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन में डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे मनी की वैल्यू में भी क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। 10 साल पहले जो मनी था वो वैल्यू आज नहीं होगी। मनी की वैल्यू हर साल क्या होती जाती है, कम। नॉट ओनली इंडियन रुपी बट ओवरऑल हर करेंसी का वैल्यू जो है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो अब मान लो कि अब क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो जो भी नेट फिगर आप डिस्क्लोज करते हो पीएनएल अकाउंट के, वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि डेप्रीसिएशन आप किसके बेसिस पे लगा रहे हो, डेप्रीसिएशन आप किसके बेसिस पे लगा रहे हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। सो मान लो एसेट जो मैंने लिया था वो कितने का था, 1 लाख का था। सो डेप्रीसिएशन कितना लग रहा है, 10,000। मैं तो इसका 10% करती जा रही हूँ, है ना। लेकिन अभी जो करंट प्राइसेस के जो भी हमारी इनकम आ रही है, उस पर अगर मैं पुरानी एसेट के हिसाब से पुराना एक्सपेंस चार्ज करूंगी उस रेट के हिसाब से, तो वो क्या आएगा, काफी कम आएगा। सो मैनिपुलेशन जो है वो हो सकती है अगर आप क्या लेके चलते हो, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलते हो। समझ आ गया ये वाला? इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, इन्फॉर्मेशन बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में नॉट बी यूजफुल टू मैनेजमेंट। ठीक है, अब आप लेके आगे मेरे पास बैलेंस शीट, तो मुझे फिर आपसे क्या करना पड़ेगा, कृति से क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि कृति बताओ ये लैंड आपने इतने का दिखा रखा है, बट अभी इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, सो देन वो इतना ज्यादा जो है वो क्या रहता है, यूजफुल नहीं रहता किसके लिए, जो भी पार्टी उसको क्या करने वाली है, यूज करने वाली है। फाइन बेटे जी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ये एक चीज याद रखना, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट किसके लिए हम बात कर रहे होते हैं, फिक्स्ड एसेट के लिए। ओके, ठीक है, ये याद रखना, बिल्डिंग फर्नीचर एंड ऑल इसके लिए हो रहा होता है। हाँ जी, ये तो सबको पता है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। चलो बता दो क्या होता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। जर्नल कर लिया हमने, है ना। जर्नल में हमेशा हमने क्या पढ़ा कि अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना ही चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन भी कर लिया हमने, जिसमें भी हमने क्या पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हम दोनों साइड्स पे ही फर्क पड़ता है। हाँ दोनों, लाइक there has to have टू अफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। ठीक है, हमेशा दो चीजें होंगी आपके अकाउंट्स में। ओके, सो इसको हम डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं। अब इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, ये सब आप कर चुके हैं, है ना। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन कर दें। सो इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इसको अभी छोड़ देते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन को ये क्या हो गया, कुछ है क्या था इसमें, पहले ये वाले करते हैं, फिर ये सारे जो है ना हमारे ये वाले जो बीच वाले कॉन्सेप्ट है ना, ये अप्रूवल के साथ ना एक साथ है, लाइक रियलाइजेशन और ये वाले रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग एंड ऑल, ये सब एक साथ कॉन्सेप्ट है। ये तीन एक साथ पढ़ाऊंगी अभी, ठीक है। अप्रूवल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और मैचिंग, इंटरलिंक्ड हैं सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं, फिर पढ़ाती हूँ। अभी पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब ये क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज्यादा, कन्वेंशंस, विच इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या है कि आपको क्या करना है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस शुड बी गिवन इनटू योर अकाउंट्स, ठीक है। आपको सारी की सारी चीजें बतानी होती है, फुल डिस्क्लोज करना है आपने, क्योंकि अगर आप कुछ भी चीजें हाइड करो इट मींस यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द ट्रू पिक्चर, ठीक है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, एक सेकंड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी कहना क्या चाह रहे हैं, क्या क्या डिस्क्लोज करें हम, देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कंटीजेंट लायबिलिटी, किसी को भी याद है कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है?
कोई भी अकाउंटिंग टर्म्स जब हम कर रहे थे। देखो कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या हो सकता है, जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे जैसे मान लो कि मेरे ऊपर किसी ने केस कर रखा है, ठीक है। अब अगर मैं केस हार गई तो पैसे देने पड़ेंगे, नहीं हारी जीत गई तो नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। बट अगर मल्लिका ने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, जयेश ने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, सो आई नीड टू एटलीस्ट टेल देम कि देखो तुम लोग कंपनी में इन्वेस्ट तो कर रहे हो मेरी, लेकिन मेरे ऊपर ये केस चल रहा है, अगर हम हार गए तो हमें ये पे करना पड़ सकता है। श्योरिटी नहीं है बट पे करना पड़ सकता है। तो जिसपे हमें श्योरिटी नहीं होती ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो फुल डिस्क्लोजर क्या कहते हैं, एवरी माइन्यूट डिटेल अबाउट योर बिजनेस शुड बी देयर इनटू योर अकाउंट्स। अब दिखाओगे कैसे कंटीजेंट लाइबिलिटी, ये तो अभी कंफर्म भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो अकाउंट्स होते हैं ना, उसके बाद हम एक फुट नोट बना के दिखा देते हैं कि हमारे ऊपर ये लाइबिलिटी चल रही है। जैसे टीचर क्या करती है, चेक करती है, मार्क्स देती है, मार्क्स देने के बाद क्या करती है, रिमार्क्स डालती है। हमें जब रिपोर्ट कार्ड मिलती थी ना, रिमार्क्स डालते थे कि ये बच्चा इसमें बड़ा अच्छा है, ये और मेहनत करनी है, ये वो। तो ऐसे रिमार्क्स में आप क्या डाल सकते हो कि आपके ऊपर ये कंटीजेंट लाइबिलिटी चल रही है, ठीक है। ये फ्यूचर में हम कॉन्ट्रैक्ट्स करने वाले, ये हमारी प्लानिंग है, ठीक है। सो एवरी डिटेल अबाउट योर बिजनेस शुड बी देयर इनटू योर इन योर अकाउंट्स। समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद ना अगला कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, मटीरियलिटी। अब ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो अगर वो आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, विच टू कॉन्सेप्ट्स आर देयर व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, तो फुल डिस्क्लोजर और मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मटीरियलिटी क्या कहता है कि those transaction which you think are immaterial for your business, आप उसको हटा सकते हो, do not record that transaction, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, सारी चीजें बताओ। मटीरियलिटी क्या कहते हैं कि अगर आपको लगता है ना ये ट्रांजैक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप मत बताओ। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाउ कम यू आर गोइंग टू डिसाइड। सबसे पहली चीज, बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, हर कंपनी टू कंपनी डिफरेंट रहेगा कि उसके लिए क्या मटेरियल है क्या इमटेरियल है, ठीक है। जैसे मान लो भूमिका की क्या है, एक बहुत बड़ी फॉर्म है, 10 करोड़ की फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या करती है, अगर 1 लाख का रिपेयर करा रही है, ठीक है, या मे बी इफ शी इज बाइंग कैलकुलेटर, 500-600 रुपए का कैलकुलेटर दिखा रही है, अगर ये अपनी कंपनी में ये ट्रांजैक्शन नहीं भी दिखा है, फाइन विद इट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उधर से मेरी फर्म है, मेरी फर्म क्या बहुत छोटी फर्म है, ठीक है। लेट्स से कि मेरी फर्म का 50-60 हजार का जो है रेवेन्यू आता है पूरे साल का, तो उस केस में 500 का कैलकुलेटर वुड बी अ बिग डील। समझ में आ रही है, ठीक है। सो 1 लाख का एक्सपेंडिचर किसी फर्म के लिए क्या हो सकता है, बहुत छोटा एक्सपेंडिचर हो सकता है, और किसी फर्म के लिए क्या हो सकता है, बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर हो सकता है। So how come you are going to decide whether this is a material or immaterial thing for a company? वो डिसाइड होगा इस बेसिस पे जिससे आपके स्टेक होल्डर का या शेयर होल्डर का इन्वेस्टिंग डिसीजन चेंज नहीं होता, ठीक है। सो इफ यू थिंक देयर इज अ ट्रांजैक्शन, इफ विल नॉट टेल दिस टू आवर शेयर होल्डर, देयर इन्वेस्टिंग डिसीजन, देयर वोंट बी एनी चेंज इन हिज और हर इन्वेस्टिंग डिसीजन, उसको आप इमटेरियल बोल सकते हो, ठीक है। अगेन ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है, लेकिन आप छोड़ सकते हैं ऐसी ट्रांजैक्शन, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को लगता है कि हर महीने हम कस्टमर्स के ऊपर 10-12 हजार की तो चाय कॉफी का खर्चा हो सकता है, सो देयर आर फर्म्स हु आर गोइंग टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन, एंड देन देयर आर फर्म जो ये रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। समझ में आ गया। सो दोनों क्या है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। बताओ जी, इज दिस क्लियर। अभी इसकी फिर अगली क्लास में केस स्टडीज करेंगे सारी की सारी कि किसमें कौन सा, लाइक आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस, तो सारी केस स्टडीज जो है आपको बतानी है कि इस क्वेश्चन में किस क्वेश्चन पे कौन सा केस स्टडी चल रहा है। ये कम से कम 4-5 नंबर का चैप्टर आता है आपका, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला, आगे चलें। अच्छा, अभी कंटीजेंट लाइबिलिटी के अंदर ना एक और चीज आती है, वो मेरे को याद कराना, मुझे आपको बताना है। बिल डिस्काउंटिंग बट नॉट मैच्योर्ड, बट नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिटेल टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ओके। हाँ जी, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रूडेंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। अब क्या होता है ये प्रूडेंस और कन्वेंशन, ये क्या बोलते हैं कि फ्यूचर के लॉसेस को तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है ऐसा कि एक्स जो है ना फ्यूचर में मेरे पैसे नहीं देने वाला, ठीक है, ये मुझे नहीं पे करने वाला, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पहले से उसको कंसीडर कर लूंगी, ठीक है। हम पहले से क्या बना देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि अभी अपने प्रॉफिट कम कर लो, ये नहीं देने वाला। मुझे डाउट भी हो रहा है तो मैं क्या कर लूंगी,
प्रूडेंस यूज करके मैंने उसको अभी से क्या कर दिया, प्रॉफिट कम कर दिए। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, उसको तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो हो नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रूडेंस है ना, ये हमारे यहाँ पे ज्यादा यूज होता है, यूएस वगैरह में वो लोग यूज नहीं करते, क्योंकि हमारी मेंटालिटी ऐसी है ना, थोड़ा सा एग्रीकल्चरल जो है हमारा बैकग्राउंड रहा है, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज है ना, 75% पॉपुलेशन शुरू से ही क्या रही है, एग्रीकल्चर में रही है। अब हम निकल रहे हैं तो एग्रीकल्चर में क्या होता था, एक साल इनकम होती है, हो सकता है अगले साल इनकम ना हो, तो हम उसके लिए पहले से क्या करते थे, हमेशा प्रिपेयर रहते थे। सो वही चीज जो है ना, वो हर जगह पे आप लोग देखोगे, आपके पेरेंट्स अभी भी आपको क्या बोलेंगे कि सेविंग करा करो, बट अभी इनकम थोड़ी स्टेबल हो गई, उतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी जो है वो नहीं है इनकम में, बट देन ऑल्सो है ना, यूएस वगैरह में जाओगे ना, बाहर जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, वहां पे लोग सैलरी भी कैसे देते हैं, वीकली बेसिस पे देते हैं, है ना, कि अगर इनको एक मंथली इकट्ठी पकड़ा दी, ये हफ्ते में ब्रोक हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा इनके पास, है ना। तो ये उनका कल्चर है, इस तरह से चीजें चलती है। तो प्रूडेंस क्या कहता है कि फ्यूचर के लॉसेस को पहले से कंसीडर करके चल लो, फ्यूचर के प्रॉफिट को तब तक कंसीडर नहीं करना जब तक वो हो नहीं जाता, ठीक है, समझ में आ गया वाली बात। अब इसमें एक लाइन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, आगे हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, विच इज क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और एक्चुअल प्राइस विच एवर इज लेस, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, एसेट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। एसेट को हमेशा हम किस वैल्यू पे दिखाते हैं, फिक्स्ड एसेट को हम हमेशा किस वैल्यू पे दिखाते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। लेकिन ये क्या कहते हैं कि जो आपका स्टॉक बचा है ना, आपके पास स्टॉक जिसमें हम क्या करते हैं, डील करते हैं, ये जो हमारा स्टॉक बचा है हमारे पास, इसमें से जो भी आपका क्या है, इसकी जो भी वैल्यू है, लाइक मान लो मैं कहती हूँ मेरे पास है 10,000 के पेन है, लेकिन जब मैं मार्केट में बेचने जाऊंगी मुझे लग रहा है ये 15,000 में बिक जाएंगे, तो मैं ये पेन की वैल्यू क्या लिखूंगी अपनी बुक्स में, 10,000, ठीक है, जो भी कम है। लेकिन मुझे लग रहा है यार ये पेन 10,000 की मेरी कॉस्टिंग है, या मार्केट में सिर्फ 8,000 का ही बिकने वाला, तो अब मैं क्या रिकॉर्ड करूंगी, मार्केट वैल्यू। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और द करंट प्राइस विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम है वो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं रह, इसके दो ही एग्जांपल है प्रूडेंस के ज्यादा, एक तो ये क्लोजिंग स्टॉक वाला, सेकंड हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि जिसपे मुझे डाउट हो रहा है वो भी मैंने पहले से कंसीडर करके रख लिया, ठीक है। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक वाला है बहुत बार पूछते हैं, बहुत ही बार पूछेंगे आपसे। समझ में आ गई मेरी बात अभी। फिक्स्ड एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, क्लोजिंग स्टॉक आपका किसके बेसिस पे रहेगा, रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, ठीक है। हाँ, अच्छा। सो अभी यहाँ पे जो है ना मेजर आपके कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं। अब हमारे रह गए कौन से कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट, विच इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग, ये 2 कॉन्सेप्ट आपके रह गए, और इसके अलावा अक्रूवल कॉन्सेप्ट रह गया, ठीक है। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़े से इंटर रिलेटेड है, और ये जब क्वेश्चन में आता है ना, इट कैन कंफ्यूज यू कि इसमें लिख के क्या आना है, कि क्या लिखे, कॉन्सेप्ट मैचिंग लगाए, रेवेन्यू लगाए, सब में लगेगा कि ये सिमिलर से चल रहा है। सो अभी आज मैं ये नहीं करा रही हूँ, इट कैन कंफ्यूज यू। अक्रूवल आपने कर लिया है, मैचिंग और रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो है, एंड बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, ये आप याद रखना, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। एंड प्लस इसका केस स्टडी भी करेंगे सारे के सारे, एंड यू विल बी गेट, अगर ये चैप्टर जिसके भी यूटी में आ रहा है, यू कैन एक्सपेक्ट 3-4 क्वेश्चन आउट ऑफ केस स्टडीज ऑल्सो, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में सारा ये खत्म कर देंगे विद केस स्टडीज, ओके। And then we'll again resume with your journal. Okay, just give me a second.